स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 अप्रैल 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि क्या नीतीश कुमार करते हैं नशा, क्योंकि नीतीश कुमार के करीबी ने कर दिया है बड़ा खुलासा। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में एक दिलचस्प बयान सामने आया है। नीतीश कुमार के करीबी रहे केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को लेकर के टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार गांजा नहीं बल्कि एक अलग तरह के नशे के शौकीन है, जिससे सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और बयान को लेकर के अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केसी त्यागी का ये बयान एक खास संदर्भ में दिया गया था, जिसे लेकर के अब तरह तरह के मतलब निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग इसे हल्के फुल्के अंदाज में कही गई बातें मान रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे मुद्दा बना करके सरकार और नेताओं पर निशाना साध रहा है। इस बयान ने राजनीतिक बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। हालांकि केसी त्यागी ने ये नहीं कहा है कि नीतीश कुमार अगर नशा करते थे तो फिर किस तरीके का नशा, लेकिन उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार गांजा नहीं बल्कि दूसरे तरीके का नशा करते थे। जैसे कि आपको पता है कि नीतीश कुमार पर लगातार इस तरीके के नशे की बात कही जा रही है, इस तरीके के नशा करने का आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष द्वारा। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप बताइए कि क्या नीतीश कुमार सच में नशा करते हैं, अगर आपके मुताबिक करते हैं या नहीं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये भी बताइए कि अगर नशा करते हैं तो किस तरीके का नशा। पप्पू यादव की बयान से मचा हंगामा, पूरे देश में छिड़ी बहस। दरअसल बात यह है कि पप्पू यादव का एक विवादित बयान सामने आया है महिलाओं पर, जिसके बाद महिला आयोग ने पप्पू यादव को नोटिस थमा दिया है। अब पप्पू यादव महिला आयोग पर भी निशाना साधा है, जहां पर पप्पू यादव अपने बयान से सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। आपको बता दूं कि पप्पू यादव ने कहा है कि महिलाओं का कैरियर नेताओं के बेड से शुरू होता है, जिसके बाद ये बयान तेजी से वायरल हो गया और विभिन्न राजनीतिक दलों और फिर संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बयान के बाद पप्पू यादव ने महिला आयोग पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। जब उन्होंने अपने बयान का बचाव करते हुए इसे अलग संदर्भ में बताया है, लेकिन विपक्ष और महिला संगठनों ने इसे महिलाओं का अपमान बताते हुए कड़ी निंदा की है। कुल मिलाकर के ये मामला अब बड़ा राजनीतिक विवाद बन चुका है और आने वाले समय में इस पर कानूनी और फिर राजनीतिक दोनों स्तर पर कार्रवाई की संभावना है। तेज प्रताप यादव प्रशांत किशोर की सीक्रेट मीटिंग से सियासत गर्म, बदलाव के संकेत। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में हलचल तब बढ़ गई जब तेज प्रताप यादव और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कथित सीक्रेट मीटिंग की खबर सामने आई। इस मुलाकात को लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इसे संभावित सियासी समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। यह खबर सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग में आने वाले चुनाव और फिर संभावित रणनीति पर बातचीत हो सकती है। हालांकि दोनों नेताओं की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस मुलाकात को लेकर के कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उनके मायने निकाले जा रहे हैं कि बिहार की राजनीति में कोई नया गठजोड़ या रणनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर के ये मुलाकात बिहार की सियासत में बड़े उलटफेर का संकेत दे सकती है। अगर ये चर्चा आगे बढ़ती है तो फिर आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। बिहार में गर्मी का कहर जारी, कई जिलों में लू का अलर्ट। जी हाँ, बिहार में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात चिंताजनक होते दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने के ताज़ा अपडेट के मुताबिक बिहार के कई इलाकों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और लोगों को तेज धूप और फिर गर्म हवाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अलर्ट जारी कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 6 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी गई है, जहाँ पर दिन के समय बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। तेज गर्म हवाएं, उसके बाद झुलसा देने वाली धूप और लगातार बढ़ता तापमान लोगों के स्वास्थ्य असर पर असर डाल सकता है। खास करके बच्चों और फिर बुजुर्गों के लिए स्थिति ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। कुल मिलाकर के ये स्थिति आने वाले दिनों में और बिगड़ सकती है। कुल मिलाकर के ये स्थिति आने वाले समय में और बिगड़ सकती है अगर मौसम में बदलाव नहीं हुआ तो। वहीं पर प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने, ज़्यादा पानी पीने, धूप में बाहर निकलने से बचने और फिर जरूरी होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है, ताकि लू और गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। पप्पू यादव की सदस्यता पर संकट, महिला आयोग ने मांगा जवाब। जी बिहार की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जहां पर पप्पू यादव के बयान को लेकर के उनकी लोकसभा सदस्यता पर सवाल उठने लगे हैं। यह रिपोर्ट्स के मुताबिक विवादित बयान के बाद महिला आयोग ने उनसे जवाब मांगा है और पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, जिससे सियासी माहौल गर्मा गया है।
जी हाँ, बताया जा रहा है कि ये मामला महिलाओं से जुड़े एक बयान को लेकर के उठा है, जिसे कई लोगों ने आपत्तिजनक बताया है। जब महिला आयोग का कहना है कि इस तरीके के बयान सार्वजनिक जीवन में स्वीकार्य नहीं है, इसलिए पप्पू यादव से स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब सबकी नज़र उनके जवाब पर टिकी है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज। जहां दरअसल बात है कि बिहार में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद अब ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि जल्द ही 33 मंत्रियों वाली मेगा कैबिनेट बनाई जा सकती है। इस खबर ने राजनीतिक गलियारों में उत्सुकता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट विस्तार में गठबंधन के सभी सहयोगियों को संतुलित प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों और फिर जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों का चयन किया जा सकता है, ताकि राजनीतिक संतुलन बना रहे और सरकार की पकड़ मजबूत हो। कुल मिलाकर के ये संभावित विस्तार बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर मेगा कैबिनेट का गठन होता है तो इससे सरकार की कार्यशैली और फिर रणनीति पर भी असर पड़ेगा। जहां वहीं पर कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है, जिससे सियासी समीकरण और दिलचस्प हो सकते हैं। सोनपुर के बाद अब इस जिले में बनेगा बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। जी हां, बिहार में एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। सोनपुर के बाद अब बिहार के एक और जिले में सबसे बड़े एयरपोर्ट के निर्माण की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नए एयरपोर्ट का रनवे करीब 4 किलोमीटर लंबा होगा, जो बड़े विमानों की आवाजाही के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। जी हां, बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन की पहचान और फिर अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार चाहती है कि इस एयरपोर्ट को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए, ताकि ये राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी तैयार हो सके। इससे आसपास के इलाकों में व्यापार, पर्यटन और फिर निवेश को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर के ये प्रोजेक्ट बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई देने वाला साबित हो सकता है। इससे न सिर्फ यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकेंगे और फिर बिहार की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी, जिससे विकास की रफ्तार तेज होने की संभावना है। नीतीश कुमार के बयान से सियासत गर्म, सक्रिय राजनीति में बने रहने के संकेत। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है, जहां पर नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा संकेत सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ऐसे इशारे कर दिए कि वे अभी सक्रिय राजनीति से दूर जाने की मूड में नहीं है। इस खबर के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई और फिर बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर के अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन इस संकेत के बाद यह साफ हो गया है कि वे अभी भी सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। उनके इस रुख को पार्टी और फिर समर्थकों के लिए सकारात्मक माना जा रहा है, क्योंकि इससे नेतृत्व को लेकर के स्पष्टता मिलती है और संगठन को मजबूती मिल सकती है। जब कुल मिलाकर के ये बयान बिहार की राजनीति में आने वाले समय के लिए अहम माना जा रहा है। अगर नीतीश कुमार सक्रिय बने रहते हैं तो फिर बिहार के राजनीतिक समीकरणों पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है और आगामी चुनाव में इसकी भूमिका फिर से निर्णायक साबित हो सकती है। कैबिनेट विस्तार में देरी पर विपक्ष का हमला, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चल रही देरी अब बड़ा सियासी मुद्दा बन गई है। विपक्ष ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी को बिहार के विकास से ज्यादा सत्ता की चिंता है। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल फिर से गर्मा गया है और फिर बयानबाजी तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्ष का कहना है कि कैबिनेट विस्तार में लगातार हो रही देरी ये दिखाती है कि सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर सरकार मजबूत है तो फिर अब तक मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं हुआ है। इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर के ये मामला अब राजनीतिक टकराव का बड़ा कारण बन गया है। आने वाले समय में अगर कैबिनेट विस्तार होता है तो फिर इससे कई सवालों का जवाब मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये मुद्दा बना हुआ है। सीमांचल में 222 सीमा पिलर गायब, या छत्तीसगढ़ सुरक्षा पर उठे सवाल। जी हाँ, दरअसल बात है कि बिहार के सीमांचल इलाके से एक चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां पर भारत नेपाल सीमा पर लगे करीब 222 सीमा पिलर या तो क्षतिग्रस्त हो गए हैं या लापता बताए जा रहे हैं। इस खुलासे के बाद सीमा सुरक्षा को लेकर के बड़े सवाल खड़े हो गए हैं और फिर प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा पिलर दोनों देशों के बीच सीमा निर्धारण का अहम आधार होते हैं, जिनके खराब होने या फिर गायब होने से सीमांकन स्पष्ट नहीं कर पाता। इससे अवैध गतिविधियों, घुसपैठ और फिर जमीन विवाद की आशंका बढ़ जाती है। खास करके सीमांचल जैसे संवेदनशील क्षेत्र में ये स्थिति सुरक्षा के लिहाज से गंभीर मानी जा रही है। कुल मिलाकर के ये मामला सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर चिंता पैदा करता है। जब प्रशासन और फिर संबंधित एजेंसियों के सामने अब चुनौती है कि इन पिलरों की जल्द मरम्मत या फिर पुनर्स्थापन किया जाए, ताकि सीमा स्पष्ट रहे और फिर किसी भी तरीके की अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
बिहार के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, डीए बढ़ोतरी से सैलरी में उछाल। दरअसल बात यह है कि बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सम्राट चौधरी की सरकार महंगाई भत्ता यानी कि डीए बढ़ाने की तैयारी में है, जिससे लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों को सीधा फायदा मिलने वाला है। इस संभावित फैसले से कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल देखा जा रहा है। जहाँ बताया जा रहा है कि डीए में करीब 2% तक बढ़ोतरी की जा सकती है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा खासा इजाफा होगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की सैलरी बेसिक सैलरी 3000 रुपये है, तो फिर डीए बढ़ने के बाद उनकी मासिक आय में कुछ हजार रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। मधुबनी में बड़ा फैसला, क्लास के दौरान शिक्षकों के मोबाइल पर बैन। जी हां, दरअसल बात यह है कि बिहार के मधुबनी जिले में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। यहां के डीएम ने आदेश जारी कर दिया है कि अब क्लास के दौरान शिक्षक मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इस फैसले का उद्देश्य पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकाने से रोकना और फिर शिक्षण की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बार शिकायतें मिल रही थी कि शिक्षक क्लास के दौरान मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, जिससे पढ़ाई प्रभावित होती है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है और ये नियम लागू कर दिया है। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। कुल मिलाकर के ये फैसला शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक अहम माना जा रहा है। इससे उम्मीद की जा रही है कि शिक्षक पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान देंगे और छात्रों को बेहतर तरीके से पढ़ाई का माहौल मिल सकेगा, जिससे शिक्षा प्रणाली में सुधार आएगा। बंगाल चुनाव से पहले अमित शाह की मैराथन बैठक, कोलकाता में डेरा। जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रणनीति को लेकर के मैराथन बैठकों का दौर शुरू कर दिया है और अगले 5 दिनों तक कोलकाता में ही रहेंगे। इस कदम को चुनाव से पहले भाजपा की बड़ी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और फिर स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ विस्तार से चर्चा की जा रही है, जब सीटों की रणनीति, उम्मीदवारों का चयन और फिर प्रचार अभियान को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर फोकस किया जा रहा है, ताकि चुनाव में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित किया जा सके। कुल मिलाकर के अमित शाह का ये दौरा पश्चिम बंगाल चुनाव के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। लगातार बैठकों और फिर जमीनी स्तर पर सक्रिय से ये साफ संकेत मिल रहा है कि भाजपा इस चुनाव को लेकर के कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पीएम मोदी के एक स्टॉप से चमकी किस्मत, जानिए कितनी है झालमुड़ी वाले की कमाई। दरअसल बात है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक एक सड़क किनारे झालमुड़ी बेचने वाले के पास रुक गए। इस छोटे से पल ने उस दुकानदार की जिंदगी ही बदल दी। बताया जा रहा है कि ये दुकान झारग्राम इलाके में है, जहां पर पीएम मोदी ने आम लोगों की तरह बातचीत करते हुए झालमुड़ी खाई, जिससे ये घटना देखते ही देखते वायरल हो गई और फिर देश भर में चर्चा का विषय बन गई। अगर कमाई की बात करें तो खुद दुकानदार ने बताया है कि वे आम दिनों में करीब 1000 से 1200 रुपये तक कमा लेते हैं। ये कमाई एक सामान्य स्ट्रीट वेंडर के हिसाब से ठीक मानी जाती है और इसी से उनका घर चलता है। लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद उसकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी दुकान पर अब लोगों की भीड़ बढ़ गई है। दूर दूर से लोग सिर्फ उस जगह को देखने और फिर वहाँ से झालमुड़ी खाने पहुँच रहे हैं। कुल मिलाकर के एक छोटे से स्ट्रीट वेंडर के लिए ये मौका किसी लाइफ चेंजिंग प्रमोशन से कम नहीं माना जा रहा है, जिसने उसकी पहचान और कमाई दोनों को नई ऊंचाई दे दी है। नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक, जेडीयू कार्यकर्ताओं में जोश। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है, जहां पर नीतीश कुमार के एक फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। इस कदम के बाद जेडीयू के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और इसे संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले का सीधा फायदा पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को मिलने वाला है, जिससे उनकी भूमिका और फिर सक्रियता बढ़ेगी। लंबे समय से कार्यकर्ताओं की कुछ मांगे थी, जिन्हें अब पूरा किया गया है, जिससे संगठन के अंदर सकारात्मक माहौल बना है और फिर अपनी आगामी चुनाव के लिए तैयारी भी तेज हो सकती है। कुल मिलाकर के ये कदम बिहार की राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है। इससे न सिर्फ जेडीयू की अंदरूनी मजबूती बढ़ेगी, बल्कि विपक्ष के लिए भी चुनौती खड़ी हो सकती है, क्योंकि मजबूत संगठन किसी भी चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और फिर राजनीतिक समीकरणों को बदल सकता है। एलपीजी सिलेंडर पर नया नियम लागू, बिना डीएसी कोड नहीं मिलेगी डिलीवरी। जी हाँ, देश भर में एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी को लेकर के अब बड़ा बदलाव लागू किया गया है। नए नियम के तहत अब बिना डीएसी के गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी। ये कदम खासतौर पर फर्जी डिलीवरी, ब्लैक मार्केटिंग और गलत व्यक्ति को सिलेंडर देने जैसी समस्याओं को रोकने के लिए उठाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब हर उपभोक्ताओं को सिलेंडर लेने के लिए एक जरूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि डीएसी कोड क्या होता है, तो ये एक तरीके की ओटीपी है जो सिलेंडर बुकिंग के बाद
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। जब डिलीवरी बॉय आपके घर आता है तो फिर आपको वही कोड उसे बताना होता है, तभी वह सिलेंडर देगा। अगर आपके पास ये कोड नहीं है तो फिर डिलीवरी रोक दी जाएगी। यानी कि अब साफ है कि नो DAC नो सिलेंडर नियम अब सख्ती से लागू किया जा रहा है। सम्राट चौधरी का असली नाम क्या है, जानिए पूरी सच्चाई। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर के अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि उनका असली नाम क्या है। दरअसल उपलब्ध जानकारी के अनुसार उनका नाम सम्राट चौधरी ही है और यही नाम उनके सभी सरकारी दस्तावेज और फिर राजनीतिक जीवन में इस्तेमाल होता है। हालांकि वे एक राजनीतिक परिवार से आते हैं और उनके पिता का नाम शकुनी चौधरी है, जो कि बिहार की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम रहे हैं। लेकिन उनका असली नाम राकेश कुमार बताया जा रहा है, जो कि उनका घर का नाम है। हालांकि ये राकेश कुमार नाम सिर्फ बोला ही जाता है, कहीं भी लिखित में नहीं है, न ही कोई दस्तावेज में है, न ही राजनीतिक जीवन में है। बिहार की मछलियों की देश विदेश में बड़ी डिमांड, 39,000 टन निर्यात। जी हाँ, बिहार से मछली उत्पादन और फिर निर्यात को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बिहार से करीब 39,000 टन मछलियों का निर्यात किया गया है। इससे साफ है कि अब बिहार की मछलियों की मांग सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तेजी से बढ़ रही है। ये बिहार के मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेहतर तकनीक, सरकारी योजनाओं और फिर किसानों की मेहनत के कारण मछली उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इससे मछुआरों और फिर किसानों की आय में भी कुछ सुधार होगा और फिर रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। खास बात यह है कि अब बिहार की मछलियां बड़े शहरों के साथ साथ विदेशों तक पहुंच रही है। कुल मिलाकर के ये उपलब्धि बिहार की कृषि और फिर मत्स्य क्षेत्र को नई पहचान दे रही है। इससे बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और फिर आने वाले समय में इस सेक्टर में और ज़्यादा विकास और निवेश की संभावना बढ़ेगी। डीजे गाने पर रुकी बारात, विवाद बढ़ा तो हुई पत्थरबाजी। जी हाँ, बिहार में एक शादी समारोह उस समय विवाद में बदल गया जब डीजे पर बज रहे गाने को लेकर के बीच रास्ते में बारात रोक दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक लालू के गाने को लेकर के कुछ लोगों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और मामला धीरे धीरे तनावपूर्ण हो गया। बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ने पर स्थिति बेकाबू हो गई और पत्थरबाजी तक की नौबत आ गई। इस दौरान बारात में अफरा तफरी मच गई और फिर दूल्हे के परिवार के लोग काफ़ी डर गए और घटना के दौरान दूल्हे की मां फूट फूट करके रोती नजर आई, जिससे माहौल और भावुक हो गया है। कानून व्यवस्था पर निशांत कुमार का बड़ा बयान। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में एक नया नाम चर्चा में का विषय बन गया है, जहां नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जहां पर निशांत कुमार ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार से पहले बिहार में स्थिति ठीक नहीं थी, जिससे सियासी माहौल अचानक गर्म हो गया और बयान पर प्रतिक्रिया आने लगी है। निशांत कुमार के इस बयान को वर्तमान सरकार के कामकाज के समर्थन के तौर पर दिखा जा रहा है। उनका कहना है कि पहले के मुकाबले अब कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। हालांकि इस दावे को लेकर के विपक्ष अलग राय रखता है और इसे राजनीतिक बयानबाजी बता रहा है। कुल मिलाकर के ये बयान बिहार की राजनीति में कानून व्यवस्था को लेकर के चल रही बहस को और तेज कर सकता है। आने वाले समय में इस पर और नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, काला कानून वापस। दरअसल बात यह है कि बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सम्राट चौधरी की सरकार ने नौकरी से जुड़े हुए विवादित फैसले को वापस ले लिया है, जिससे कर्मचारी काला कानून कहकर के विरोध जता रहे थे। इस फैसले के बाद कर्मचारियों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस नियम के कारण कर्मचारियों पर सख्त शर्तें लागू हो गई थी, जिससे वे लंबे समय से नाराज थे और विरोध भी कर रहे थे। अब सरकार के इस कदम को राहत के रूप में देखा जा रहा है, जिससे कर्मचारियों और फिर प्रशासन के बीच तनाव कम होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर ये फैसला कर्मचारियों के हित में अहम माना जा रहा है। इससे न सिर्फ उनका मनोबल बढ़ेगा बल्कि सरकारी कामकाज पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था और मजबूत हो सकती है। किशनगंज के ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन पर बेकाबू भीड़, यात्रियों की जान जोखिम में। जय बिहार के ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन से एक चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां पर ट्रेनों में इतनी भीड़ हो गई कि यात्री दरवाजे और फिर खिड़कियों से लटक करके सफर करने को मजबूर हो गए। स्थिति इतनी खराब है कि कई लोग प्लेटफॉर्म पर ही फंसे रह गए, ट्रेनों में चढ़ नहीं पा रहे हैं। हम आपको तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि तस्वीर रूल्स के खिलाफ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला, बुजुर्ग और फिर बच्चों के लिए हालात और भी मुश्किल हो गए हैं, क्योंकि उन्हें ट्रेन में चढ़ने तक की जगह नहीं मिल पा रही है। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है
और सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। जब भीड़ के कारण किसी भी समय हादसे की आशंका जताई जा रही है। कुल मिलाकर की ये स्थिति रेलवे व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती बन गई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त कोच या फिर स्पेशल ट्रेनों की जरूरत महसूस की जा रही है, ताकि लोगों को सुरक्षित और फिर आरामदायक सफर मिल सके और फिर इस तरीके की खतरनाक स्थिति से बचाया जा सके। तेजस्वी यादव का सम्राट चौधरी पर तीखा हमला, कानून व्यवस्था पर घेरा। दरअसल बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है, जहां पर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सिर पर ताज आ गया है और अपराधी ही सम्राट बन गया है, जिससे सियासी माहौल अचानक गर्म गया। जहां तेजस्वी यादव का ये बयान बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के उठाए जा रहे सवालों के बीच आया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मौजूदा सरकार में अपराध पर नियंत्रण कमजोर पड़ा है और प्रशासन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। इस बयान को विपक्ष की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है, जहां पर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर के ये बयान राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा बन गया है। आने वाले समय में सत्ता पक्ष की ओर से भी जवाबदेही प्रक्रिया आने की संभावना है, जिससे ये मुद्दा और बड़ा बन सकता है और फिर बिहार की सियासत में गर्मी बढ़ा सकता है। भीषण गर्मी का असर, 5 जिलों में स्कूल टाइमिंग बदली। दरअसल बात यह है कि बिहार में लगातार बढ़ती गर्मी का असर अब साफ दिखने लगा है, जहां पर कई जिलों में इस तापमान तेजी से बढ़ रही है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 5 जिलों में स्कूलों की टाइमिंग बदलने का फैसला किया है, ताकि उन्हें लू और फिर तेज धूप से बचाया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब स्कूल सुबह जल्दी खोले जा रहे हैं और फिर दोपहर से पहले ही छुट्टी कर दी जा रही है। इसका उद्देश्य यह है कि बच्चे दिन के समय गर्म समय में बाहर ना रहे और फिर उनकी सेहत पर किसी तरीके का बुरा असर ना पड़े। अभिभावकों को भी बच्चों का खास ध्यान रखने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर के ये फैसला बच्चों को भीषण गर्मी से राहत देने के लिए अहम माना जा रहा है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर तापमान और बढ़ता है तो फिर आगे और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, अप्रैल में आएगी मल्टी पोस्ट ईवीएम। जब बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल महीने में बिहार को मल्टी पोस्ट ईवीएम मशीनें मिल जाएगी, जिससे चुनाव प्रक्रिया को और आधुनिक और फिर सुचारू रूप से बनाया जाएगा। इस कदम को चुनावी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार इन नई ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल पंचायत स्तर के विभिन्न पदों के लिए एक साथ मतदान कराने में किया जाएगा। इससे मतदान प्रक्रिया आसान होगी और फिर समय की बचत भी होगी। इसके साथ ही प्रशासन जल्द ही नई वोटर लिस्ट भी जारी करने की तैयारी में है, ताकि चुनाव निष्पक्ष और फिर पारदर्शी तरीके से कराए जा सके। कुल मिलाकर के ये तैयारी दर्शाती है कि राज्य चुनाव को लेकर के पूरी तरह से गंभीर है और फिर नई तकनीक और अपडेटेड वोटर लिस्ट के जरिए चुनाव प्रक्रिया को और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे मतदाताओं को भी सुविधा मिलेगी और फिर चुनाव निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सकेंगे। ओवरलोडिंग पर सख्ती, बिहार में लागू होगी स्मार्ट टेक्नोलॉजी। दरअसल बात यह है कि बिहार में ओवरलोडिंग पर लगाम लगाने के लिए अब नई स्मार्ट तकनीक लागू करने की तैयारी की जा रही है। इस मामले को लेकर के पटना हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई है, जहां पर सरकार की योजनाओं पर चर्चा की गई है। इसका उद्देश्य सड़कों पर नियमों का पालन सुनिश्चित करना और हादसों को कम करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तकनीक के जरिए वाहनों की ओवरलोडिंग को बिना रोके ही ट्रैक किया जा सकेगा और फिर सीधे जुर्माना काट लिया जाएगा। यानी कि अब चेक पोस्ट पर गाड़ियों को रोकने की जरूरत नहीं है, जिससे ट्रैफिक जाम भी कम होगा और फिर सिस्टम ज़्यादा पारदर्शी बनेगा। कुल मिलाकर के ये कदम सड़क सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इससे ओवरलोडिंग पर रोक लगेगी, सड़कों की उम्र बढ़ेगी और फिर दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है, जिससे आम लोगों को भी सुरक्षित यात्रा का लाभ मिलेगा। भू माफियाओं पर बड़ा एक्शन, अवैध संपत्तियां होगी जब्त। दरअसल बात यह है कि बिहार में जमीन माफिया के खिलाफ प्रशासन अब सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के एक जिले में अवैध तरीके से कब्जा की गई जमीन और फिर संपत्तियों को जल्द ही जब्त कर लिया जाएगा। इस कदम से जमीन घोटालों और फिर अवैध कब्जों पर बड़ी चोट मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने ऐसे लोगों की पहचान शुरू कर दी है जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा किया है या फिर अवैध निर्माण कराया है। जल्द ही इन संपत्तियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जब्त किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे। कुल मिलाकर के ये फैसला कानूनी व्यवस्था और जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता लाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इससे आम लोगों का भरोसा बढ़ेगा और भू माफियाओं पर सख्त संदेश जाएगा कि अवैध काम किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे बिहार की यात्रा पर निकलेंगे निशांत कुमार।
नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार 2030 के लिए बड़ा सियासी प्लान। जी हाँ, बिहार की राजनीति में एक नया नाम धीरे धीरे सक्रिय होता नजर आ रहा है, वह है निशांत कुमार का। अब वो पूरे बिहार की यात्रा पर निकलने की तैयारी में, जिससे ये संकेत मिल रहा है कि वे जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। उनकी इस प्रस्तावित यात्रा को लेकर के राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और इसे बड़े सियासी कदम के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ जनसंपर्क नहीं बल्कि 2030 के चुनाव के लिए रणनीतिक आधार तैयार करना भी है। जब बताया जा रहा है कि उन्होंने एक लक्ष्य तय किया है जिसके तहत आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की योजना बनाई जा रही है। इस दौरान वे आम लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे और संगठन को मजबूत करने का पर फोकस करेंगे। कुल मिलाकर के ये कदम बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है। अगर ये यात्रा सफल रहती है तो फिर आने वाले वर्षों में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं और फिर निशांत कुमार की भूमिका भी पहले से ज़्यादा अहम हो सकती है। अगर आप किशनगंज के रहने वाले हैं तो आपके लिए ये थोड़ी सी राहत वाली खबर है, लेकिन अजीब है। अजीब इसलिए है क्योंकि पीडीएस राशन दुकानों से राशन के साथ साथ अब आपको कोयला भी मिलेगा, कोयला खाना पकाने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि अभी गैस की किल्लत चल रही है युद्ध के कारण। अब इसकी वजह से सरकार सभी पीडीएस राशन दुकानों में से कोयला देने का फैसला किया है। यानी कि अब आप राशन लेने के साथ साथ कोयला ले सकते हैं कोटा से। जिस कोटा से जाकर के आप राशन लेते हैं, सरकार द्वारा दिया जा रहा राशन के साथ साथ अब आप कोयला भी ले सकते हैं। या किशनगंज के आप रहने वाले हैं तो ये आपके लिए अच्छी है, लेकिन अजीब है क्योंकि एलपीजी गैस किल्लत के बीच अब आपको कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए कोयला भी मिलेगा। आप कोयला भी ले सकते हैं। ये सरकार का बड़ा फैसला है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात है कि अब किशनगंज में रसोई की चिंता थोड़ी कम हो सकती है क्योंकि गैस की किल्लत के बीच सरकार ने एक नया रास्ता ही निकाल लिया है। अब पीडीएस दुकान से कुकिंग कोयला मिलेगा। दरअसल युद्ध का असर अभी भी सीधे आम लोगों की रसोई तक पहुंच गया है, अभी भी चल रहा है। हालांकि युद्ध तो खत्म है, लेकिन यहाँ पर जो हॉर्मुज स्ट्रेट जो बंद कर दिया है, इसकी वजह से गैस आना भी बंद हो गया है। अब इसी वजह से एलपीजी गैस की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है और कई जगहों पर गैस की कमी की खबरें भी सामने आ रही है। दोस्तों, पूर्णिया की महिला थाना प्रभारी शबाना आजमी को सोशल मीडिया पर वर्दी में रील और वीडियो बनाने के मामले में निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई पूर्णिया एसपी स्वीटी सहरावत के निर्देश पर की गई है। जानकारी के अनुसार शबाना आजमी फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर काफी सक्रिय थी और वह रील बनाकर के पोस्ट करती थी। वह गानों पर रील बनाती थी और कई बार अपने आधिकारिक कार्यों से जुड़े हुए वीडियो भी पोस्ट करती थी। उनके कई वीडियो में वे पुलिस की वर्दी में नजर आ रही थी, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। जब बताया जा रहा है कि ये पहली बार नहीं है जब वे विवादों में आई हैं, या इससे पहले भी वर्दी में फोटो और वीडियो को लेकर के उन पर सवाल उठ चुके थे। दरअसल पूर्णिया से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे पुलिस विभाग को हिला करके रख दिया है, जहां पर वर्दी में रील बनाना अब सिर्फ वायरल होने तक सीमित नहीं रहा बल्कि नौकरी पर भी भारी पड़ गया है। जब महिला थाना प्रभारी शबाना आजमी को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना महंगा पड़ा, एसपी स्वीटी सहरावत ने उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। वजह वर्दी में रील, वीडियो और सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिविटी। बताया जा रहा है कि शबाना आजमी फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव थी। जब गानों पर रील बनाना, डांस वीडियो डालना और फिर कई बार अपने काम से जुड़े हुए क्लिप्स शेयर करना, ये सब उनके सोशल मीडिया का हिस्सा बन चुका था। जब कई वीडियो में वे पुलिस की वर्दी में नजर आती थी, जो कि काफी तेजी से वायरल भी हो रहे थे। अब सवाल ये है कि गलती क्या थी? दरअसल पुलिस विभाग में साफ नियम है कि वर्दी में इस तरह का पर्सनल कंटेंट बनाना और सोशल मीडिया पर डाल करके वायरल करना बिल्कुल मना है। इसके बावजूद भी जब लगातार वीडियो सामने आने लगे तो मामला गंभीर हो गया। जब वैसे ये पहली बार नहीं है जब शबाना आजमी विवादों में आई हो। इससे पहले भी जब वे फणीश्वरनाथ रेणु टीओपी में थी, तब थाने की कुर्सी पर परिजनों को बैठा करके फोटो खिंचवाने का मामला सामने आया था। वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। सूत्रों के मुताबिक विभागीय स्तर पर पहले भी उन्हें लेकर के चर्चा होती रही है, लेकिन इस बार मामला सीधे कार्रवाई तक पहुंच गया। दोस्तों, किशनगंज की रमजान नदी अब अतिक्रमण मुक्त होने वाली है। अतिक्रमण मुक्त होगा और साथ ही साथ रमजान नदी अब ब्यूटीफुल हो जाएगी।
जब रमजान नदी की अतिक्रमण मुक्त और ब्यूटिफिकेशन पर रिव्यू मीटिंग हुआ है। सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने कई आवश्यक निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि किशनगंज जिला के रमजान नदी के अतिक्रमण और सुंदरीकरण को लेकर के एक समीक्षा बैठक किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद की अध्यक्षता में महानंदा सभागार में आयोजित की गई। बैठक में सांसद डॉक्टर जावेद आजाद और जिला पदाधिकारी विशाल राज ने रमजान नदी के नक्शे का गहनता से अवलोकन किया है। उन्होंने किशनगंज जिले में चल रहे कार्यों की समीक्षा भी की है। अनुमंडल पदाधिकारी अनिकेत कुमार ने बताया है कि नदी के अतिक्रमण क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है। आपको बता दूं कि किशनगंज की रमजान नदी अब सिर्फ नदी का पानी का रास्ता नहीं बल्कि शहर की पहचान बनने वाली है। अतिक्रमण हटेगा और रमजान नदी को नया रूप मिलेगा। जब बैठक में सांसद डॉक्टर जावेद आजाद और जिला पदाधिकारी विशाल राज ने नदी के नक्शे का बारीकी से अध्ययन किया है, रिसर्च किया है और अब तक हुए कार्यों की समीक्षा की है। अधिकारियों ने बताया है कि रमजान नदी के अतिक्रमित हिस्सों की पहचान कर ली गई है और अब जल्द ही इन्हें हटाने की प्रक्रिया की जाएगी। सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने भी साफ निर्देश दिया है कि पूरे क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया जाए और जिन जगहों पर अतिक्रमण है वहां तुरंत कार्रवाई हो। उन्होंने 1902 के पुराने अभिलेखों के आधार पर जमीन की सही पहचान करके सुंदरीकरण कार्य को आगे बढ़ाने की बात कही है। वहीं पर प्रशासन ने यह भी कहा है कि जहां जहां से अतिक्रमण हट चुका है वहां विकास कार्य तेज किया जाएगा और खाली जमीन का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जिला पदाधिकारी ने जानकारी दी है कि करीब 9.5 किलोमीटर क्षेत्र में काम चल रहा है। पहले चरण में अतिक्रमण मुक्त हिस्सों पर काम हो रहा है जबकि बाकी जगहों पर कानूनी प्रक्रिया पूरी होते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। बैठक में सफाई व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई है। सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने हर वार्ड में काम कर रहे सफाई कर्मियों की लिस्ट मांगी है और नगर परिषद द्वारा किए जा रहे सुधार की सराहना की है। इस पूरी पहल का मकसद साफ है, किशनगंज को जल जमाव से राहत देना और शहर को एक बेहतर साफ सुथरी पहचान देना। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कितनी तेजी और सख्ती से होती है। दोस्तों, बंगाल चुनाव से पहले किशनगंज सीमा को सील कर दिया गया है। जी हाँ, अब हर वाहनों की, हर गाड़ियों की सख्ती से जांच हो रही है। अगर आप किशनगंज आना जाना करते हैं या फिर बंगाल आना जाना करते हैं, बंगाल से किशनगंज, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, किशनगंज की सीमाओं पर अब हर गाड़ी की जांच हो रही है। वजह है पश्चिम बंगाल चुनाव। अब प्रशासन किसी भी चूक के मोड में नहीं है। दरअसल बात यह है कि किशनगंज में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सख्त कर दी गई है। जहाँ सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ाते हुए प्रशासन ने जिले की सीमाओं को लगभग सील कर दिया है। जिलाधिकारी विशाल राज के निर्देश पर कुल 10 मिरर चेक पोस्ट बनाए गए हैं जहां पर आने जाने वाले हर वाहन और फिर व्यक्ति की गहन जांच की जा रही है। इसके अलावा 39 जगहों पर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं ताकि निगरानी में कोई भी कमी ना रहे। जब सुबह 6 बजे से ही विशेष तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। 2 पहिया से लेकर के बस और मालवाहक वाहनों तक हर एक को रोक करके जांच की जा रही है। दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। प्रशासन का सख्त फोकस उन गाड़ियों पर है जो पश्चिम बंगाल की ओर जा रहे हैं। जो कोशिश है कि किसी भी तरीके के अवैध नकदी, शराब या फिर आपत्तिजनक सामान चुनाव में इस्तेमाल के लिए सीमा पार ना कर सके। वहीं पर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया है कि सीमावर्ती गाँव में गश्ती बढ़ा दी गई है और फिर संवेदनशील इलाकों में मोबाइल पेट्रोलिंग टीमों की को भी सक्रिय कर दिया गया है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। वहीं पर 23 अप्रैल को यानी कि कल होने वाले पहले चरण के मतदान को देखते हुए ये सख्ती बरती जा रही है ताकि चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण और फिर निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। प्रशासन ने भी आम लोगों से भी अपील की है कि वे जांच के दौरान सहयोग करें और अपने जरूरी दस्तावेज साथ में रखें। कुल मिलाकर के किशनगंज इस वक्त हाई अलर्ट पर है और फिर चुनाव खत्म होने तक की ये सख्ती ऐसी ही जारी रहने वाली है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव बनने के बाद विकास कुमार सीधे आस्था के दरबार में पहुंचे हैं। उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करके भगवान का आशीर्वाद लिया है। इस मौके पर मंदिर परिसर में खास माहौल देखने को मिला। विकास कुमार के साथ साथ उनके समर्थकों की भी बड़ी भीड़ मौजूद रही, जिससे ये पहल और भी खास बन गया है। जब पूजा के दौरान उन्होंने अपने नए दायित्वों को लेकर के ईश्वर से शक्ति और मार्गदर्शन की कामना की है।
आपको बता दूं कि विकास कुमार को हाल ही में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो कि चिराग पासवान की पार्टी है, या उनकी पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। जहां हाल ही में राष्ट्रीय सचिव बनने के बाद वो लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, जहां जगह जगह जा रहे हैं। खास करके आज पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना की और अपने इस कार्य में डटे रहने के लिए संकल्प भी लिया है। जहां विकास कुमार ने कहा कि ये जिम्मेदारी उनके लिए सिर्फ एक पद नहीं बल्कि समाज सेवा का एक बड़ा अवसर है। उन्होंने संकल्प लिया है कि वे संगठन को मजबूत करने के साथ साथ समाज के हर वर्ग, खास करके अति पिछड़े समुदाय के लिए काम करेंगे। जब उनका कहना है कि राजनीति में उनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि लोगों की समस्याओं का समाधान और क्षेत्र के विकास को गति देना है। उन्होंने ये भी भरोसा जताया है कि संगठन के सहयोग और फिर जनता के विश्वास के साथ वे नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। जब वहीं पर क्षेत्र में उनके इस कदम को लेकर के खुशी और फिर उत्साह का माहौल देखा गया। समर्थकों का मानना है कि विकास कुमार को मिली ये जिम्मेदारी क्षेत्र के लिए भी गर्व की बात है और इससे स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूती मिलेगी। कुल मिलाकर के नई जिम्मेदारी के साथ आस्था और फिर संकल्प का ये संदेश अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। किशनगंज वासियों के लिए बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। अब किशनगंज वासियों को पाइप के माध्यम से गैस मिल रही है। यानी कि अब किशनगंज के लोग खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि पाइप के माध्यम से उनके किचन तक गैस पहुंचाई जा रही है। पाइप के माध्यम से, जिस तरह से आपके घर में पानी आ रही है पाइप के माध्यम से, उसी तरह से पाइप के माध्यम से अब किचन तक गैस पहुंच रही है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर गैस की किल्लत खत्म होने वाली है और गैस सिलेंडर धोने की जरूरत नहीं है। अब सिलेंडर की टेंशन खत्म हो गई है, साथ ही साथ गैस खत्म होने का टेंशन भी खत्म हो गई है और न ही बुकिंग का इंतजार करना पड़ेगा। किशनगंज में अब घर घर पाइपलाइन से गैस पहुंचने लगी है और लोगों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल बात यह है कि किशनगंज में अब रसोई गैस के लिए सिलेंडर पर निर्भर धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। यह किशनगंज शहर में एलपीजी पाइपलाइन सेवा की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत अब घरों तक सीधे पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचाई जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत फिलहाल घनी आबादी वाले इलाकों में पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया गया है और कई घरों में गैस सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। इससे उपभोक्ताओं को सिलेंडर बुकिंग, डिलीवरी का इंतजार और भारी सिलेंडर उठाने जैसे समस्याओं से राहत मिल रही है। इस सेवा में मीटर आधारित बिलिंग सिस्टम लागू किया गया है, यानी कि जितनी गैस इस्तेमाल होगी उतना ही बिल देना पड़ेगा। इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी और अनावश्यक खर्च भी बचा होगा। सबसे खास बात यह है कि यह सिस्टम सुरक्षा के लिहाज से भी बेहतर माना जा रहा है। गैस लीकेज की स्थिति में इसमें ऑटोमेटिक अलर्ट और फिर कंट्रोल की सुविधा दी गई है, जिससे दुर्घटना का खतरा कम हो जाएगा। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि अब रसोई का काम आसान हो गया है और गैस खत्म होने की चिंता भी खत्म हो गई है। वहीं पर छोटे दुकानदारों और फिर व्यवसाय दोस्तों, कोचा धामन में बिजली संकट को लेकर के कोचा धामन विधायक सरवर आलम ने ऊर्जा मंत्री सह उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव से मुलाकात करके पत्र सौंपा है। जी हां, कोचा धामन में इन दिनों एक ही मुद्दा हर घर हर चौक चौराहों पर है, बिजली। हालात ऐसे हैं कि हल्की सी हवा चली तो फिर बिजली गुल, थोड़ी बारिश हुई तो अंधेरा छा जाता है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर बिजली नहीं बल्कि मेहमान आती है, कब आएगी कब चली जाएगी कोई भरोसा नहीं। सुबह उठते ही लोग सबसे पहले मोबाइल नहीं बल्कि बिजली चेक करते हैं। जब बच्चे पढ़ाई करने बैठते हैं तो फिर अचानक अंधेरा, दुकानदार दुकान खोलते हैं तो भी अचानक मशीनें बंद और किसान भी सिंचाई के लिए बिजली का इंतजार करते करते परेशान हो चुके हैं। यानी कि एक समस्या लेकिन हर वर्ग परेशान। अब इस बढ़ती परेशानी को लेकर के कोचा धामन विधायक सरवर आलम ने खुद मैदान में उतर आए हैं। वह पटना पहुंच करके सीधे बिहार सरकार की ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव से मुलाकात की है और इलाके की असली तस्वीर सामने रख दी है। विधायक सरवर आलम ने कहा कि कोचा धामन में बिजली व्यवस्था जुगाड़ सिस्टम पर चल रही है। पुराने और जर्जर तार, बार बार ट्रिपिंग और फिर बेवजह लोड शेडिंग ने लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। कई जगहों पर तो तार इतने पुराने हो चुके हैं कि हल्की हवा में ही फॉल्ट हो जाता है और घंटों सप्लाई ठप हो जाती है। उन्होंने मंत्री को बताया है कि ये सिर्फ सुविधा का मामला नहीं बल्कि जरूरत का मुद्दा है। जब छात्र पढ़ नहीं पा रहे हैं, छोटे व्यापारी नुकसान
झेल रहे हैं और किसान की फसल तक प्रभावित हो रही है। ऐसे में जल्द समाधान बहुत जरूरी है। वहीं पर विधायक सरोवर आलम ने मांग रखी है कि पूरे इलाके में पुरानी तारों को बदला जाए, ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जाए और फिर एक अस्थायी समाधान निकाला जाए ताकि लोगों को बार बार अंधेरा का सामना न करना पड़े। जब मुलाकात के दौरान ऊर्जा मंत्री ने भी मामले को गंभीरता से लिया है और फिर जल्द सुधार का भरोसा दिया है। अब सवाल यही है कि क्या ये भरोसा जमीन पर भी उतरेगा या फिर ये भी सिर्फ कागजी बिजली बन करके रह जाएगी। जब फिलहाल कोचाधामन की जनता उम्मीद लगाए बैठी है, क्योंकि उनके लिए बिजली सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।